गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। और स्टूडेंट्स, आज हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी में एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और उस जो अध्याय का नाम है वह कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियां, यानी काफी जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो होने वाला है। उज्जवल यादव, गुड इवनिंग। चलिए स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियां। यानी उसमें हम किसके बारे में जानेंगे, सबसे पहले वही चीज हम शुरू करते हैं। यानी इस चैप्टर में हम किसके बारे में जानने वाले हैं? इस चैप्टर में हम कीट नियंत्रण के बारे में जानने वाले हैं। कीट नियंत्रण। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले जो चैप्टर की शुरुआत करते हैं वो इसी पॉइंट से करते हैं कि कीट नियंत्रण क्या है। कहने को तो बिल्कुल दो शब्दों में मैं उत्तर दे सकता हूं, कीटों को नियंत्रित करना। कीटों को नियंत्रित करना क्या है? कीट नियंत्रण। लेकिन आप लोग 12th में पढ़ रहे हो, आपको अपने लेवल से इसका उत्तर लिखना होगा। ऐसा तो मेरे ख्याल से जो कक्षा 6वीं का बच्चा होगा वो भी लिख देगा कि कीटों को नियंत्रित करना क्या कहलाता है, कीट नियंत्रण कहलाता है। लेकिन आपको क्या है, अपने लेवल से थोड़ा सा लिखना है। अब लेवल से लिखोगे तो आप किस तरीके से लिखोगे? जैसे मैं बात करूं कीट नियंत्रण क्या है, वो बात तो ठीक है कि कीटों को नियंत्रित करना ही क्या कहलाता है, कीट नियंत्रण कहलाता है। लेकिन इस नियंत्रण में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं, ये चीजें आपकी मेहनत करती है। अगर स्टूडेंट्स में नियंत्रण की बात करूं तो नियंत्रण में एक तो क्या होता है, एक होता है कीटों का जो विस्तार है। कीटों का क्या है? विस्तार। चलिए थोड़ा सा हम बेसिक से जानकारी शुरू करते हैं। एक तो क्या होगा, जो कीटों का विस्तार होता है, विस्तार को रोकना। एक तो क्या हुआ, कीटों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी विस्तार, तो विस्तार को रोकना। दूसरी अगर मैं बात करूं कीटों की संख्या में वृद्धि को रोकना, संख्या में वृद्धि रोकना। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है कीटों की जो पहले से मौजूद संख्या है उस संख्या को क्या करना, कमी करना। इस संख्या में कमी करना, यानी मैं कह सकता हूं कीटों जो पहले से मौजूद है उसकी हानि को कम करना, हानि कम करना। अब आपसे अगर पूछा जाए कि कीट नियंत्रण से क्या अभिप्राय है, प्रश्न क्या पूछाएगा, कीट नियंत्रण से क्या अभिप्राय है, तो हम लोग बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं कि कीटों के विस्तार एवं संख्या में वृद्धि को रोकना तथा उनसे होने वाली हानि को कम करना क्या कहलाता है, कीट नियंत्रण कहलाता है। बहुत ही बेसिक तरीके से आप लोग काफी अच्छी तरह से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे आप? पॉइंट क्या लिखोगे आप कि कीटों के विस्तार एवं संख्या में वृद्धि को रोकना तथा उनसे होने वाली हानि को कम करना क्या कहलाता है, कीट नियंत्रण कहलाता है। कीट नियंत्रण क्या है, बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। कीटों की संख्या में वृद्धि एवं विस्तार को रोकना तथा उनसे होने वाली हानि को कम करना क्या कहलाता है, कीट नियंत्रण कहलाता है। और हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है, कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियां। क्या है? कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियां। तो दूसरा पॉइंट आपसे क्या पूछा जाएगा, दूसरा पॉइंट आपसे पूछेगा कि कीट नियंत्रण की विधियां कौन कौन सी हैं। क्या पूछा जाएगा, कीट नियंत्रण की विधियां कौन कौन सी हैं। तो अगर स्टूडेंट्स में किसकी बात करूं, कीट नियंत्रण की विधियों की बात करूं, जनरली की कीट नियंत्रण की विधियां कौन कौन सी हैं, चलिए थोड़ा सा हम विधियों के बारे में जान लेते हैं। कीट नियंत्रण की विधियां बहुत ही बेसिकली चर्चा करेंगे हम, बिल्कुल जीरो से। और विधियों में अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो हम कीटों का नियंत्रण दो तरीकों से कर सकते हैं। दो तरीके क्या होंगे, एक तो हमारा होगा प्राकृतिक तरीका। क्या होगा? प्राकृतिक। अब प्राकृतिक तरीका क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार फसलों में कीट स्वतः ही पैदा होते रहते हैं, स्वतः ही मरते रहते हैं। जब स्वतः ही कीट मर जाते हैं तो वो क्रिया क्या है, वो क्रिया है प्राकृतिक नियंत्रण। क्या है? प्राकृतिक नियंत्रण। अब यहां से आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, जर्नल सा एक प्रश्न पुट होगा कि कीट नियंत्रण की प्राकृतिक विधियां कौन कौन सी हैं। अगर मैं क्या बात करूं, कीट नियंत्रण की प्राकृतिक विधियों की बात करूं तो प्राकृतिक विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं, हम थोड़ा सा अंदाजा यहां लगाते हैं। अगर मैं स्टूडेंट क्या बात कह रहा हूं, प्राकृतिक विधियां, तो कौन कौन सी प्राकृतिक विधियां हैं, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो होगा ऋतु परिवर्तन। क्या होगा? ऋतु परिवर्तन।
ऋतु परिवर्तन। अब आप लोग थोड़ा सा गौर करना, जब हमने कीट नियंत्रण वाला कीट वाला चैप्टर पढ़ा था, तीसरा चैप्टर, तो हमने क्या पढ़ा था? ऋतुओं के आधार पर कीटों का वर्गीकरण पढ़ा था। ऋतुओं के आधार पर कीटों का वर्गीकरण हमने जाना था कि जो टिड्डा कीट है वो केवल खरीफ में अपना प्रकोप करता है, टिड्डा खरीफ में। सफेद रट भी किस में प्रकोप करेगा? खरीफ में। क्योंकि जैसे ही ऋतु परिवर्तन होगा ये कीट क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, या ये कीटों की संततियां वो क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। तो पहला प्राकृतिक नियंत्रण क्या हुआ? ऋतु परिवर्तन हुआ। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ जो फैक्टर आता है स्टूडेंट्स, दूसरा फैक्टर या स्थलाकृति क्या आता है? स्थलाकृति। और स्थलाकृति का मतलब क्या है? स्थलाकृति का मतलब है भूमि की बनावट। क्या है? भूमि की बनावट। कई बार भूमि की बनावट भी कीटों को नियंत्रित कर देती है। जैसे अगर मैं रेगिस्तान में बात करूं तो वहां रेत है, वहां कीटों के पोषण के लिए कुछ भी पर्याप्त जगह नहीं है, तो वहां कीट बहुत कम होते हैं। एक मान लो वनों की भूमि है, वनों की भूमि में क्या होंगी? मृदा में जीवांश पदार्थ होंगे, कार्बनिक पदार्थ होंगे जिनको कीट खा सकते हैं, तो वहां क्या होगा? वनों की भूमि में कीट ज्यादा होंगे। एक मान लो समतल भूमि है, समतल भूमि में कीट क्या होगा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। एक मान लो कोई गड्ढा है, तो गड्ढे में कीट ऊपर की ओर नहीं आ पाएगा, तो वहीं की भी रहकर के क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर यहाँ आता है स्थलाकृति। तीसरी अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट हमारा क्या आता है? तीसरा पॉइंट हमारा आता है यहाँ प्राकृतिक शत्रु। ये काफी इंपोर्टेंट है, प्राकृतिक शत्रु। प्राकृतिक शत्रु का मतलब है कई ऐसे अन्य कीट होते हैं जो कुछ कीटों को खा जाते हैं। जैसे मैं बात करूं कुछ प्राकृतिक शत्रु में, जैसे मैना है, क्या है? मैना है। जैसे मैं बात करूं बतख है, मैना है, बतख है। जैसे मैं बात करूं टिड्डा है, तीतर है, बटेर है। ये ऐसे पक्षी हैं जो कई कीटों को खा जाते हैं। आपने देखा होगा फसलों में पक्षी आते हैं, पक्षी आते हैं वो क्या करते हैं? वो देखते हैं कि फसल पर कीट कहाँ बैठा है, उस कीट को झटाक से खा जाते हैं। अब खा गए तो उसका मतलब क्या हुआ? कि प्राकृतिक शत्रु है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कीटों के प्राकृतिक शत्रु कौन कौन से हैं, नाम आपको लिखने हैं। तो आप कोई से भी नाम लिख सकते हो, जैसे तोता है, मैना है, बतख है, तोता है, मैना है, बतख है, तीतर है, बटेर है। जितने भी पक्षी होते हैं वो कैसे होते हैं? कीटों के प्राकृतिक शत्रु होते हैं। पक्षी क्या होते हैं? कीटों के प्राकृतिक शत्रु होते हैं। चौथी अगर मैं पॉइंट की बात करते हैं, चौथा पॉइंट आता है प्राकृतिक रोग। क्या आता है? प्राकृतिक रोग। प्राकृतिक रोग कई बार क्या होता है, जैसे मनुष्यों में रोग उत्पन्न होते हैं वैसे ही रोग पशुओं में भी उत्पन्न होते हैं, वैसे ही रोग कीटों में भी उत्पन्न होते हैं। तो कई बार रोग पैदा हो जाते हैं, उन रोगों के कारण क्या हो जाती है? कीटों की जो मृत्यु है वो हो जाती है। तो पहला पॉइंट अपना क्लियर हुआ, कीट नियंत्रण की कौन सी विधि? प्राकृतिक विधि। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा? कीट नियंत्रण की प्राकृतिक विधि को समझाइए, तो आप क्या लिखोगे कि इस विधि में कीटों का नियंत्रण प्राकृतिक कारकों के द्वारा होता है। इस विधि में कीटों का नियंत्रण प्राकृतिक कारकों के द्वारा होता है, जैसे ऋतु परिवर्तन, स्थलाकृति, प्राकृतिक शत्रु और प्राकृतिक रोग। या फिर आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? या फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि कीट नियंत्रण के प्राकृतिक उपाय कौन कौन से हैं? कीट नियंत्रण के प्राकृतिक उपाय कौन कौन से हैं? तब आपको ये चारों उपायों के क्या लिखने होंगे? नाम लिखने होंगे। कौन कौन से चार इसके उपाय? तो पहला पॉइंट तो अपना क्लियर हो गया, कीट नियंत्रण की प्राकृतिक विधियां। दूसरी अगर मैं बात करूं दूसरी विधि कौन सी आती है, तो दूसरी जो हमारी विधि आती है कीट नियंत्रण की, दूसरी भी आती है कृत्रिम नियंत्रण। क्या आता है? कृत्रिम नियंत्रण। एक तो क्या हो गया? एक तो प्राकृतिक नियंत्रण होगा जो प्रकृति के द्वारा होता है, एक होता है कृत्रिम नियंत्रण। अब कृत्रिम नियंत्रण क्या हुआ? जब हम कीटों का नियंत्रण मनुष्य मानवीय क्रियाओं के द्वारा करते हैं, जब कीटों का नियंत्रण मानवीय क्रियाओं के द्वारा किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? कृत्रिम नियंत्रण कहलाता है। कृत्रिम नियंत्रण क्या है? जब कीटों का नियंत्रण मानवीय क्रियाओं द्वारा किया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? कृत्रिम नियंत्रण कह देते हैं। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स कृत्रिम नियंत्रण की, तो कृत्रिम नियंत्रण में कई सारी विधियां आती हैं। जैसे सबसे पहली अगर मैं विधि की बात करूं, सबसे पहली विधि
तो सबसे पहली विधि क्या होगी, भौतिक नियंत्रण। एक तो क्या आता है, एक तो इसमें आता है आपका भौतिक नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण। चलिए दूसरी अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं, दूसरा हमारा कौन सा आता है, एक तो भौतिक नियंत्रण हो गया, दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा यांत्रिक नियंत्रण। यांत्रिक का मतलब हुआ यंत्र या क्रियाओं का उपयोग, यांत्रिक। एक तो भौतिक नियंत्रण, एक तो यांत्रिक नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण। तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरा कौन सा आता है, कृषि नियंत्रण यानी कृषि विधियां, कृषि विधियां। तीसरा क्या आता है इसमें, कृषि विधियां। और चौथा इसमें क्या आ जाएगा, चौथा इसमें आ जाएगा जैविक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण। और पांचवा इसमें क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, पांचवा इसमें आ जाएगा रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण। अब देखो यहां से प्रश्न कैसे पूछेगा, मैं केवल इतने से पॉइंट की बात कर रहा हूं, अभी तो हम बहुत विस्तार से इसके बारे में जानने वाले हैं। इतने से पॉइंट से आपको प्रश्न पूछाएगा कि कृत्रिम नियंत्रण की विधियां कौन कौन सी हैं, कृत्रिम कीट नियंत्रण की विधियां कौन कौन सी हैं। तो कृत्रिम कीट नियंत्रण है वो कई प्रकार का होता है, जैसे एक तो भौतिक नियंत्रण, एक यांत्रिक नियंत्रण, एक कृषि विधियां, चौथा जैविक नियंत्रण और पांचवा क्या है, रासायनिक नियंत्रण। यानी अगर मैं कृत्रिम नियंत्रण की बात करूं स्टूडेंट, तो इसकी कई विधियां हैं, भौतिक, यांत्रिक, कृषि, जैव और रासायनिक। 5 प्रकार की क्या होती हैं इसकी विधियां होती हैं। मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। भौतिक विधि में हम भौतिक उपायों के द्वारा नियंत्रित करते हैं, जैसे हमने क्या किया, कीट को पकड़ करके फेंक दिया, तो ये क्या हुआ, भौतिक नियंत्रण हुआ। यांत्रिक विधि में हम क्या करते हैं, यांत्रिक उपाय करते हैं, जैसे हमने ग्रीष्मकालीन जुताई कर दी, हमने निराई गुड़ाई कर दी, हमने कटाई कर दी, तो ये क्या है, यांत्रिक विधि है। कृषि विधियों में हम क्या करते हैं, जैसे हम मिश्रित फसल अपनाएंगे, फसल चक्र अपनाएंगे, ये क्या है, कृषि विधियां है। जैविक विधि में हम क्या करते हैं, जैविक कीटनाशियों का उपयोग करते हैं, जैविक परजीवी कीटों का प्रयोग करते हैं। रासायनिक विधि में हम क्या करते हैं, कीटनाशी दवाओं का उपयोग करते हैं या कीटनाशी रसायनों का उपयोग करते हैं। यहां तक मैंने आपको बता दिया, समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट आपको प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, थोड़ा सा गौर करना। प्रश्न आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि जो कृत्रिम नियंत्रण है, कृत्रिम नियंत्रण, इस कृत्रिम नियंत्रण में कीट नियंत्रण के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक होती है, कौन कौन सी बातों का ध्यान होना आवश्यक है, आवश्यक शर्त। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, आपसे जनरली वो प्रश्न पूछ लेगा कि कृत्रिम नियंत्रण में कीटों को नियंत्रण हेतु आवश्यक शर्त कौन कौन सी है, कौन कौन सी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ आवश्यक शर्त क्या है कि जब आप कीटों का नियंत्रण किसके द्वारा कर रहे हो, कृत्रिम उपाय या मानवीय उपायों के द्वारा कर रहे हो, तो आपको एक चीज तो यह आवश्यक है कि आपको उस कीट का क्या पता होना चाहिए, जीवन चक्र पता होना चाहिए। पहली चीज तो क्या है कि आपको कीट के जीवन चक्र की जानकारी होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो क्या हुआ कि जब हम कृत्रिम नियंत्रण कर रहे हैं तो हमें एक तो कीट के जीवन चक्र की क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। दूसरी अगर मैं पॉइंट की बात करूं स्टूडेंट्स, दूसरा हमें क्या होना चाहिए, उस कीट का वर्गीकरण भी पता होना चाहिए। एक तो कीट का जीवन चक्र, दूसरा हमें उस कीट का क्या पता होना चाहिए, वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या है कि वह कीट किस ऋतु में हानि पहुंचाता है, किस प्रकार का कीट है वो, कौन से मौसम में हानि पहुंचाता है, कौन सी फसल को हानि पहुंचाता है, ये इस तरीके का हमें उसका क्या पता होना चाहिए, वर्गीकरण भी पता होना चाहिए। तीसरा हमें क्या पता होना चाहिए कीटों का, तीसरा हमें कीटों का पता होना चाहिए आर्थिक क्षति स्तर, आर्थिक क्षति स्तर, आर्थिक क्षति स्तर पता होना चाहिए। अब आर्थिक क्षति स्तर क्या है ये मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पहले चौथे पॉइंट को भी लिख देता हूं। चौथा पॉइंट है हमें विधियों की जानकारी भी होनी चाहिए। जो नियंत्रण की विधियां हैं, नियंत्रण की विधियां, उन विधियों की भी हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। विधियों की हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न कैसे पूछेगा आपको यहां से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आपको वो प्रश्न पूछेगा कि कीट नियंत्रण की कृत्रिम विधि में आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं। कीट नियंत्रण की कृत्रिम विधि में कीटों को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं,
तो वहां के लिए आवश्यक शर्त क्या होगी? एक तो हमें कीट के जीवन चक्र की जानकारी होनी चाहिए, दूसरा हमें कीट के वर्गीकरण का पता होना चाहिए, तीसरा हमें कीट का आर्थिक क्षति स्तर पता होना चाहिए, चौथा हमें कीट नियंत्रण की क्या पता होनी चाहिए? विधियां पता होनी चाहिए। विधियों की हमें क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। अब यहां पर एक पॉइंट आया, आर्थिक क्षति स्तर। मुझे पता है आप में से कोई भी स्टूडेंट नहीं पूछेगा कि आर्थिक क्षति स्तर क्या है, लेकिन आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्थिक क्षति स्तर से क्या अभिप्राय है। कौन सा पॉइंट आया हमारा? हमारा यहाँ पॉइंट आया आर्थिक क्षति स्तर। आर्थिक क्षति स्तर। चलिए अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कीटों के आर्थिक क्षति स्तर की बात कर रहे हैं। आर्थिक क्षति स्तर। अब आर्थिक क्षति स्तर क्या है? आर्थिक का मतलब क्या होता है? आर्थिक का मतलब होता है पैसा, यानी पैसा। क्षति का मतलब होता है हानि, स्तर का मतलब होता है लेवल, यानी फसलों में कीटों का इस तरह से प्रकोप होना कि जब फसलों में क्या हो जाए, आर्थिक हानि की संभावना हो, तो वह लेवल क्या कहलाता है? आर्थिक क्षति स्तर कहलाता है। यानी फसलों में कीटों की संख्या लगभग नुकसान के बराबर हो जाए तो क्या होगा? वो आर्थिक क्षति स्तर होगा। जैसे मान लो कोई खेत है हमारा, उस खेत में अगर केवल 2 ही कीट है, तो 2 कीटों का हम क्या नियंत्रण करेंगे? 2 कीटों से फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं हमारे खेत में 1000 कीट है, अब अगर हमारे खेत में 1000 कीट है तो वो तो क्या कर देंगे? पूरी फसल को नष्ट कर देंगे। तो हमें पता है कि अगर कीटों की संख्या कितनी हो गई, लगभग 100 से या 50 से ज्यादा हुई, तो कीट क्या करेंगे? खेत में नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये जो नुकसान का लेवल है, कितनी उसकी संख्या नुकसान पहुंचाती है, वही क्या कहलाता है? आर्थिक क्षति स्तर कहलाता है। यानी फसलों में कीटों की वह संख्या जो फसलों को क्षति पहुंचाती है, वो क्या कहलाती है? आर्थिक क्षति स्तर कहलाती है। मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया कि अगर 1 2 3 कीट होंगे तो फसल में कोई हानि नहीं होगी। अगर कीटों की संख्या 50 या 100 के करीब होगी तो क्या करेंगे? वो नुकसान करेंगे। जब नुकसान शुरू हो जाएगा तो वह कीटों का स्तर, वह कीटों की संख्या क्या कहलाएगी? आर्थिक क्षति स्तर कहलाएगी। ये चीजें हमारी कंप्लीट होगी। अब हम सीधा चलते हैं अपनी कीट नियंत्रण की जो हमारी पहली विधि थी, भौतिक नियंत्रण पर। चलिए तो सबसे पहले हम जानते हैं भौतिक नियंत्रण के बारे में। क्या पढ़ रहे स्टूडेंट्स? कीटों का भौतिक नियंत्रण। भौतिक नियंत्रण। चलिए आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा? आपसे प्रश्न पूछेगा जनरली इतना सा कि कीट नियंत्रण की भौतिक विधियां कौन कौन सी है, उनके नाम लिखिए। कीट नियंत्रण की भौतिक विधियां कौन कौन सी, उनके नाम लिखिए। या प्रश्न पूछ लेगा कि कीट नियंत्रण के भौतिक उपायों को समझाइए। क्या पूछ लेगा? कीट नियंत्रण के भौतिक उपायों को समझाइए। तो आपको वहां पर क्या बताने पड़ेंगे? कीट नियंत्रण के भौतिक उपाय बताने होंगे। कौन कौन से भौतिक उपायों के द्वारा कीटों का जो नियंत्रण है वो किया जा सकता है। अगर मैं कीट नियंत्रण के भौतिक उपाय की बात करूं स्टूडेंट, तो कई सारे भौतिक उपाय यहाँ पर आते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं उपाय की बात करूं, सबसे पहला उपाय क्या आता है? एक तो आता है आपका तापमान। सबसे पहला उपाय क्या है? तापमान। कीट नियंत्रण के भौतिक उपायों में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट कारक है वो क्या है? तापमान है। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरा कारक क्या है? दूसरा कारक है हमारा प्रकाश। एक तो क्या हो गया? तापमान हो गया, दूसरा क्या हो गया? प्रकाश हो गया। तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरा क्या है? तो तीसरा है अपना आर्द्रता। एक तापमान, एक प्रकाश, एक आर्द्रता, एक अगर मैं बात करूं ध्वनि, एक अगर मैं बात करूं क्या है? बिजली। ये क्या है? ये कीट नियंत्रण के भौतिक उपाय हैं। क्या है? कीट नियंत्रण के भौतिक उपाय। तो पहला प्रश्न आपसे क्या पूछाएगा कि कीट नियंत्रण की भौतिक विधियां या भौतिक उपाय कौन कौन से हैं? तो कीट नियंत्रण के भौतिक उपाय कौन कौन से होंगे? जैसे तापमान है, प्रकाश है, आर्द्रता है, ध्वनि है और बिजली है। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि इनके अंदर से आपको जो है किस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए थोड़ा सा गौर करना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स किसकी? तापमान की बात करूं तो आपसे एक प्रश्न पूछेगा जनरली कि कीटों की वृद्धि हेतु उचित तापमान कितना है।
तो अगर हम जब कीटों की बात करते हैं स्टूडेंट, तो 10 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस, 10 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो कीटों की वृद्धि के लिए क्या है, सबसे उचित तापमान है। तो आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि कीटों की वृद्धि हेतु सबसे उचित तापमान कौन सा है, तो 10 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस। और जब ये तापमान कम होगा या ये 35 से ज्यादा होगा तो उस अवस्था पर कीटों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है, और कीट ऑटोमेटिकली क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं, और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी जब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा और जब 35 या 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो उस तापमान पर कीट क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली जनन बंद हो जाता है और मर जाते हैं और कीटों का नियंत्रण हो जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूं प्रकाश, अब प्रकाश के द्वारा पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश के द्वारा कौन से कीटों का नियंत्रण किया जाता है। सबसे पहला प्रश्न, प्रकाश के द्वारा कौन से कीटों का नियंत्रण किया जाता है। अगर कौन से कीटों की मैं बात करूं तो जो कीट रात्रिचर होते हैं, कैसे होते हैं, रात्रिचर। रात्रिचर का मतलब क्या हुआ, रात में घूमने वाले। जैसे आपने कई कीट देखे होंगे, जैसे ही लट्टू चालू करो बल्ब जलाओ, जैसे ही आपने लाइट ऑन की कीट उसके चारों तरफ आने लगेंगे। दिन में नहीं आएंगे, वो केवल रात में आएंगे, क्योंकि वो कीट कैसे होते हैं, रात्रिचर कीट होते हैं। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि प्रकाश के द्वारा कौन से कीटों का नियंत्रण किया जाता है। तो जो कीट रात्रिचर होते हैं उनका नियंत्रण किसके द्वारा करते हैं, प्रकाश के द्वारा करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे सफेद लट है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करूं तो कौन से हैं, जैसे मान ले तो क्या है, सफेद लट। दूसरी अगर मैं बात करूं जैसे काबरा है। तीसरी बात करूं जैसे कटुआ है, कटुआ के जो चने में होता है। सफेद लट है, कातरा है, कटुआ है, ये कीट किसकी ओर आकर्षित होते हैं, प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। एक और मैं बात करूं गंदी बग, आप लोगों को बता दूं गंदी बग, गंदी बग ये कीट आपके आसपास में अभी भी होगा। एक काले रंग का कीट होता है जिसको आप जैसे ही टच करते हो बुरी गंध आने लगती है, बुरी बदबू देता है ये कीट। ये आपके आसपास में अभी भी होगा। अगर आप लाइट जला करके पढ़ रहे होंगे तो जरूर ये कीट आपके आसपास में होगा, क्योंकि इस मौसम में ये क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट में बात करूं स्टूडेंट्स आर्द्रता। अब आर्द्रता क्या है, आर्द्रता सबसे ज्यादा भंडारण में जरूरी है। जब हम फसलों के भंडारण में, जब हम क्या करते हैं, फसलों का जब हम भंडारण करते हैं, भंडारण, और भंडारण में जब नमी कितनी होगी, 8 से 12%। कितनी होती है, 8 से 12%। जब ये नमी 8 से 12% नहीं होगी या 8 से कम होगी या मान लो 12 से ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, कीटों का प्रकोप हो जाएगा। जब फसलों में नमी ज्यादा हो जाती है तो आपको पता है कौन से कीट का प्रकोप होता है, खपरा बीटल। कौन से कीट का प्रकोप हो जाता है, खपरा बीटल कीट का प्रकोप हो जाता है। तो हम क्या करते हैं इसके नियंत्रण के लिए, फसलों का जो भंडारण करते हैं वो 8 से 12% नमी पर करते हैं। अब यहां से आपको एक प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि जो खाद्यान्न फसलें हैं, खाद्यान्न फसलों का भंडारण कितने % नमी पर किया जाता है। अगर मैं क्या बात पूछूं आपको, जेट आईसीआर में यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि जो खाद्यान्न फसलें हैं इनका भंडारण कितने प्रतिशत नमी पर किया जाता है। तो खाद्यान्न फसलों का जो भंडारण होता है वो 10 से लेकर के 12% नमी पर होता है। कितनी नमी पर होगा, 10 से लेकर के 12% नमी पर होगा। दूसरी अगर मैं बात करूं दलहनी और जो तिलहनी फसल है, कौन सी फसल है, दलहन व तिलहन। तो जितनी भी हमारी क्या है, दलहनी और तिलहनी फसल है उनका भंडारण कितनी नमी पर होता है, 8 से लेकर के 10% नमी पर होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा खाद्यान्न फसलों का भंडारण कितने प्रतिशत नमी पर किया जाता है, तो खाद्यान्न फसलों का 10 से 12% नमी पर। दूसरी अगर मैं बात करूं दलहनी और तिलहनी फसलों का भंडारण कितने % नमी पर होता है, तो 8 से लेकर के 10% नमी पर किया जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं ध्वनि, तो इसमें ध्वनि के द्वारा क्या होता है, ध्वनि के द्वारा कीटों में बांझपन पैदा किया जाता है। क्या करते हैं, कीटों में बांझपन पैदा करते हैं। बांझपन, बांझपन का मतलब क्या है, जब हम ध्वनि बजाते हैं तो कीटों की जो जनन क्षमता है, कीटों की जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कीट नियंत्रण की किस विधि में
कीटों में नरवंध्यता पैदा हो जाती है या कीटों में जनन के प्रति असक्रियता पैदा होती है, तो कौन सी विधि होगी? वो होगी हमारी ध्वनि। ध्वनि के द्वारा कीटों में क्या हो जाती है? जनन के प्रति असक्रियता पैदा हो जाती है, इनकी जनन की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। आगे अगर मैं बात करूं, ध्वनि का जो यूज किया जाता है कीट नियंत्रण के लिए, वो कहाँ किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, अगर मैं ध्वनि की बात करूं, कीट नियंत्रण के लिए कहाँ उपयोग में लाई जाती है? ये कनाडा में उपयोग में लाई जाती है। जो कनाडा देश है, उस कनाडा देश में इस विधि को कीट नियंत्रण हेतु उपयोग में लाया जाता है। जैसे मैं बात करूं, आप लोगों को एक रिसेंटली मैं एग्जांपल बता दूं। अभी लगभग 2 साल पहले हमारे यहाँ क्या आई थी? टिड्डियां आई थी। 2 साल पहले क्या आई थी? टिड्डियां। और जैसे ही किसी खेत में टिड्डी आती तो खेत वाले क्या करते? उनके घर में जो भी बर्तन थे उन बर्तनों को बजाने लग जाते। उससे क्या होती? ध्वनि पैदा होती। तो फिर उस ध्वनि से वो कीट क्या चला जाता? दूसरी जगह चला जाता, या वो कीट की जनन क्षमता क्या हो जाती? समाप्त हो जाती। तो हम कीट नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? ध्वनि का उपयोग भी करते हैं। ध्वनि से होता क्या है? उनमें बांझपन पैदा होता है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा कौन सा था? बिजली। अब बिजली में हम क्या करते हैं? हम कीट नियंत्रण के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट किरण। कई देशों में क्या होता है? कीटों को नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग किया जाता है। जैसे ही इन किरणों का, या जैसे ही अल्ट्रावायलेट की लैंप का, किरणों का जो लैंप होता है, इसका उपयोग किया जाता है, तो कीट इस पर क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। उन कीटों को हम क्या कर देते हैं? फिर कहीं मिट्टी में गाड़ देते हैं, कहीं जला देते हैं, तो कीट क्या हो जाती है? नियंत्रित हो जाती है। तो ये क्या हो गई? ये हो गई कीट नियंत्रण की भौतिक विधि। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कीटों के नियंत्रण की भौतिक उपाय कौन कौन से समझाइए। तो ये जितने भी मैंने लिखे, ये क्या है? कीट नियंत्रण के भौतिक उपाय हैं। जैसे तापमान है, प्रकाश है, आर्द्रता है, ध्वनि है और बिजली है। एक प्रश्न क्या पूछेगा? कीट के नियंत्रण हेतु या कीटों की वृद्धि हेतु उचित तापमान कितना है? तो कीटों की वृद्धि के लिए उचित तापमान कितना है? 10 से 35 डिग्री सेल्सियस। दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा? प्रकाश द्वारा कौन से कीटों का नियंत्रण किया जाता है? तो रात्रिचर कीटों का, जैसे सफेद लट, कातरा, पटवा और डंडीबर। तीसरा प्रश्न कैसे पूछेगा? कीटों की वृद्धि हेतु नमी कितनी है? तो 12% से अधिक। यह प्रश्न क्या पूछ लेगा कि खाद्यान्न फसलों का भंडारण कितने % नमी पर किया जाता है? 10 से 12%। दूसरा प्रश्न क्या पूछ लेगा? दलहनी व तिलहनी फसलों का भंडारण कितने % नमी पर होता है? तो 8 से लेकर के 10%। नेक्स्ट क्या पूछ लेगा कि भंडारण में नमी अधिक होने पर किस कीट का प्रकोप होता है? तो जब भंडारण में अधिक नमी होगी तो कौन से कीट का प्रकोप होगा? खपरा बीटल नामक कीट का प्रकोप होगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं, ध्वनि द्वारा कीटों में किस तरह से नियंत्रित होता है? ध्वनि के द्वारा कीटों में क्या करते हैं? बांझपन पैदा किया जाता है। और यह विधि कहाँ उपयोगी है? ये कनाडा में उपयोगी है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, बिजली के द्वारा कीटों का नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो अल्ट्रावायलेट लैंप के द्वारा किया जाता है। और इस अल्ट्रावायलेट लैंप पर क्या हो जाते हैं? कीट एकत्रित हो जाते हैं, जिनको कहीं मृदा में दबा दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो क्या हो गई? ये हो गई हमारी कीट नियंत्रण की भौतिक विधि। कैसे हो गई? कीट नियंत्रण की भौतिक विधि। अब अगर मैं आगे बात करूं स्टूडेंट्स, तो आगे हमारी कौन सी विधि आती है? दूसरी जो हमारी कीट नियंत्रण की विधि आती है, वो दूसरी विधि कौन सी है? वो कीट नियंत्रण की यांत्रिक विधि। कीट नियंत्रण की यांत्रिक विधि। अब यहां से भी आपको कैसे प्रश्न पूछेगा? सेम उसी तरह से आपको यहां प्रश्न पूछा जाएगा कि कीटों को नियंत्रण के यांत्रिक उपाय कौन कौन से हैं, या कीट नियंत्रण की यांत्रिक विधियां कौन कौन सी हैं। तो आपको सबसे पहले उन विधियों के नाम पता होने चाहिए। अगर मैं नाम की बात करूं कि विधियां कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहला हम इसमें उपाय क्या करते हैं? जैसे हाथ से कीटों को अलग करना। सबसे पहला उपाय क्या है? हाथ से कीटों को अलग करना। एक उपाय तो क्या हो गया कि जब हमें किसी फसल पर कीट दिखाई दे रहे हैं तो हम उस कीटों को हाथ से पकड़ करके क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। पहला उपाय। दूसरा उपाय हम क्या कर सकते हैं? दूसरा उपाय हम कर सकते हैं ग्रीष्मकालीन जुताई। क्या कर सकते हैं? ग्रीष्मकालीन जुताई।
यानी जैसे ही हमारे खेत से फसल कटती है तो फसल कटने के तुरंत पश्चात हमें क्या करनी चाहिए, उस खेत की ग्रीष्मकालीन जुताई करनी चाहिए, जिससे कीट क्या हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं। तीसरी अगर मैं बात करूं तो हमें क्या करना चाहिए, फसल कटाई के बाद हमें क्या करना चाहिए, अवशेष, तो अवशेष है कटाई के पश्चात उनको क्या करना चाहिए, खेत में जला देना चाहिए, इसमें जला देना चाहिए। जैसे मान लो हमने गेहूं को काट दिया, अब गेहूं को थोड़ी ऊंचाई से काटने के बाद फिर इसमें खेत में क्या करना चाहिए, इसको जला देना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है, उस खेत में जितने भी कीट थे वो सारे कीट क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करें स्टूडेंट्स, हम यहाँ कौन सा उपाय अपना सकते हैं, नेक्स्ट में उपाय अपना सकते हैं खाई खोदना। क्या कर सकते हैं, खाई खोदना। अब खाई खोदना का मतलब क्या है, जैसे मान लो टिड्डी का प्रकोप हुआ कहीं पर, क्या हुआ, टिड्डी का प्रकोप हुआ। अब टिड्डी क्या है, थोड़ी ऊंचाई पर उड़ पाती है, थोड़ी ऊंचाई पर उड़ पाती है, बाकी वो रेंग रेंग के आगे बढ़ती है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम क्या करते हैं, खेत के चारों तरफ खाई खोद देते हैं या खेत के चारों तरफ गड्ढा बना देते हैं, तो जिससे वो कीट है वो गड्ढे में गिर जाता है और ऊपर नहीं चढ़ पाता, गड्ढे में गिर जाता है ऊपर नहीं चढ़ पाता। यहाँ से आपको प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन से कीटों का नियंत्रण खाई खोद कर किया जाता है। तो अगर मैं कीटों की बात करूं, यहाँ दो कीट आते हैं, एक तो आता है आपको मान लो टिड्डी, एक तो क्या आ गया, टिड्डी आ गया, एक आपका आ गया सफेद लट। सफेद लट का नियंत्रण भी हम किसके द्वारा करते हैं, खाई खोद कर करते हैं। एक आपका यहाँ काबरा भी आ जाता है, काबरा। यानी इन कीटों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, खाई खोद कर किया जाता है। और ये प्रश्न इस साल बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया था कि कौन से कीटों का नियंत्रण खाई खोद कर किया जाता है। तो कौन से कीटों का नियंत्रण करते हैं हम, एक तो टिड्डी, दूसरा सफेद गट और तीसरा कातरा। इन तीनों ही कीटों का नियंत्रण हम किसके द्वारा करते हैं, खाई खोद कर करते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करें चौथा, एक आता है तने पर लेप लगाना। क्या आता है, तने पर लेप लगाना, तने पर लेप लगाना। अब तने पर लेप लगाने का मतलब क्या हुआ, कुछ कीट ऐसे होते हैं जो जमीन से कहां चढ़ जाते हैं, तने के सारे पादप के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ऐसे कीटों को चढ़ने से रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं, तने पर ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस से क्या हो जाता है, तना चिकना हो जाता है, कीट रपट करके नीचे गिर जाता है। या तने पर कैरोसिन लगा देते हैं या कुछ अन्य चिकना पदार्थ लगा देते हैं, लेप लगा देते हैं। और इस लेप के द्वारा जो सबसे मोस्ट एग्जाम्पल आता है वो आता है मिलीबग। आम में एक कीट लगता है मिलीबग, इसमें आम में इस मिलीबग कीट का जो नियंत्रण किया जाता है वो किसके द्वारा होता है, तने पर लेप लगाकर किया जाता है। आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि तने पर लेप चढ़ाकर किस कीट का नियंत्रण करते हैं। तो जो मिलीबग कीट है, इस मिलीबग कीट का नियंत्रण क्या किया जाता है, तने पर लेप लगाकर किया जाता है। आगे अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, आगे जो सबसे मोस्ट एक उपाय और आता है इसमें, वो क्या आता है, वो आता है पास या ट्रैप का उपयोग। क्या आता है, पास या ट्रैप, या मैं क्या कह सकता हूं जाल का उपयोग, पास या ट्रैप या जाल का उपयोग। अब ये क्या होते हैं पास या ट्रैप या जाल, ये ऐसे जाल होते हैं जो कीटों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी इन जालों के द्वारा कीटों को हम क्या कर देते हैं, आकर्षित करके एकत्रित कर देते हैं। ये जाल कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक तो मैं अगर बात करूं क्या होता है, प्रकाश पास होता है, प्रकाश पास, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइट ट्रैप। प्रकाश पास को हम क्या कहते हैं, लाइट ट्रैप कहते थे। दूसरा क्या होता है, दूसरे होते हैं चिपचिपे पास। क्या होते हैं, चिपचिपे, चिपचिपे पास। जैसे आपने देखा होगा रेड ट्रैप, जो चूहों का जो ट्रैप आता है, चिपचिपे पास। चूहों का ट्रैप कैसा होता है, जैसे ही चूहा उस पर पैर रखेगा चूहा उसे चिपक जाएगा, तो वो कैसा होता है, वो चिपचिपा पास होता है। ऐसे ही पास जो सेडनेट हाउस होते हैं बड़े बड़े, उन सेडनेट हाउसों में लगाए जाते हैं। जैसे ही कीट इससे टकराता है उस पर चिपक करके वहीं रह जाता है और मर जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं तीसरा कौन सा आता है, तीसरा एक आता है फिरोमोन ट्रैप या फिरोमोन पंच। क्या आता है, फिरोमोन, फिरोमोन पंच। और फिरोमोन पंच क्या होते हैं, ये नर कीटों को आकर्षित करने वाले पास होते हैं। क्या करते हैं, नर कीटों को आकर्षित करने वाले पास होते हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी यांत्रिक विधियां हो गई। हमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, हमें प्रश्न पूछा जाएगा कीट नियंत्रण की यांत्रिक विधियां कौन कौन सी हैं। तो यांत्रिक विधियां कौन कौन सी हुई, ये जो सारी विधियां हमने यहाँ पढ़ी वो क्या है, कीट नियंत्रण की यांत्रिक विधियां। सबसे पहले हाथ से कीटों को उखाड़ना, दूसरा ग्रीष्मकालीन जुताई, तीसरा अवशेषों को जलाना,
चौथा खाई खोदना, पांचवा तने पर लेप करना, छठवां क्या है पास या ट्रैप का उपयोग। जैसे अगर मैं बात करूं कि खाई कौन से कीटों के लिए खोदी जाती है, तो जैसे टिड्डा है, सफेद रट है और काकड़ा है। जो कीट उड़ नहीं पाते या लंबी छलांग नहीं लगा पाते उनके लिए हम क्या खोदते हैं, खाई खोदते हैं। आगे अगर बात करूं तने पर लेप करके कौन से कीट का नियंत्रण किया जाता है, तो जैसे मिली वगैरह। और किसमें होता है ये, आम में होता है। पास कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक प्रकाश पास, एक चिपचिपे पास, एक फेरोमोन पास। इन तीनों के बारे में हम कल की क्लास में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने कितना टॉपिक जाना। आज हमने सबसे पहले कीट नियंत्रण के बारे में, जैसे मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या जाना, कीट नियंत्रण के बारे में सामान्य जानकारी जानी। उसके बाद हमने कीट नियंत्रण की विधियां जानी, और विधियों में भी हमने 2 विधियां आज कंप्लीट कर ली, 3 विधियां। एक तो प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि में हमने कौन कौन सी विधि कंप्लीट कर ली, एक भौतिक और एक यांत्रिक। कल की क्लास में जो हम बात करेंगे वो कृषि विधि के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम जैविक विधि के बारे में बात करेंगे, और सबसे पहले हम कल बात करेंगे जो प्रकाश पंच है, फेरोमोन ट्रैप है और चिपचिपे ट्रैप है। इन तीनों जो पंच होते हैं, पास होते हैं, ट्रैप होते हैं, इनके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है, और मेरे ख्याल से क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में भी आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत सरल भाषा और सरल पॉइंटों का इस जो पूरी क्लास में है वो यूज किया है। चलिए इतना काफी है, बाकी कल फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे से। थैंक यू।